नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारे देश में स्कूल कॉलेज एक समान नहीं है। असमानता के सबसे बड़े सामान हैं खराब कॉलेज, खराब यूनिवर्सिटी और खराब स्कूलों से भरा भारतवर्ष ही खुद को विश्व गुरु कह सकता है, क्योंकि जो अच्छा गुरु होता है वो कभी अपने आप को दुनिया का गुरु नहीं कहता। एक अच्छा प्रोफेसर हमेशा क्लास में खुद को छात्र कहता है। दुनिया का अकेला देश है भारत जो अपने विशेषणों में, जिसके नेता अपने विशेषणों में विश्व गुरु लगाने की चाह रखते हैं। इसके लिए ना तो कहीं टॉफेल का इम्तहान होता है, ना कहीं जीआरई, ना जीमैट का, लेकिन जिसे देखिए मंच पर माइक लिए विश्व गुरु कह रहा है। कितना अच्छा होता कि कोई नेता यह कहता कि भारत को अच्छा छात्र बनना चाहिए, जो जिज्ञासु हो, जो हर चीज जाने, नई नई किताबें पढ़े, भले वो नेता चुनाव हार जाए। मैं कस्बों के कॉलेज की बात कर रहा हूं, उनकी दुर्दशा बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन यह एक नई विभाजन रेखा है। यह विभाजन रेखा कई स्तरों पर आपको दिखेगी। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच, वाईफाई और लैपटॉप से लैस और इससे वंचितों के बीच, और उनके बीच भी जो साधन संपन्न हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाई का बोझ उठा सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई और समझ की समस्या खत्म नहीं हो जाती है। छात्र और टीचर के बीच का रिश्ता टूटा है, उसकी जगह नया बन रहा है। बहुत कुछ बिगड़ भी रहा है। Often a negative word, but here it is used in a positive sense. You are suspicious of the story that the. अब इस तंबू को देखकर छपरा गोपालगंज वाले तुरंत चिहुक जाएंगे कि ये तो अठजाम, तिलक, मटकोड़ के दिन 2 घंटे में लग जाएगा। लेकिन बात सिर्फ तंबू लगाने की नहीं है। महामारी के वक्त भी एक छात्र और शिक्षक के संबंधों को समझने की है। The knowledge that one is being given to ask a question in saying something. बेशक छपरा में जहां मुमकिन है वहां स्कूल की जगह या स्कूल में ही ऐसे तंबू लगा दिए जाते और दूरी बनाते हुए बच्चे आकर पढ़ते, मगर बच्चों को दूर से ना आना पड़ता, स्कूल बस से ना आना पड़ता। आप जो देख रहे हैं वो न्यूयॉर्क राज्य के पोकिप्सी शहर के वैसर कॉलेज का कैंपस है। अंग्रेजी साहित्य के गुरु, नॉट विश्व गुरु, अमिताभ कुमार पढ़ा रहे हैं। 1/3 छात्र आए हैं, बाकी ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन है उनके अलग अलग कारण हैं, लेकिन टीचर और छात्रों के बीच एक रिश्ता आपको दिख रहा है। लेकिन क्या जो दिख रहा है बात वहीं पर खत्म हो जाती है या और भी बात है? What is the story that the story is actually telling? Does that make sense to you? 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ऐसे ही एक स्कूल की कल्पना की थी, जो बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। गुरुदेव, नॉट विश्व गुरुदेव, उन्हें गुरुदेव ही कहते हैं, वही काफी। खुले आकाश के नीचे पढ़ाया करते थे। यह शैली भारतीय परंपरा का हिस्सा भी रही है। टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल की कल्पना की और वो आज भी है। लेकिन देखिए, ठीक इसी के आसपास 1907 में जब अमेरिकी शहरों में टीबी की बीमारी फैली थी, लोग मर रहे थे, तब मैरी पैकार्ड और एलन स्टोन नाम के 2 डॉक्टरों ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि बच्चों में टीबी ना फैले। उन्होंने जर्मनी से आइडिया लिया और ओपन एयर क्लासरूम बनाए, खुले आकाश के नीचे। बच्चे एस्किमो बैग में बंद होकर बाहर बैठा करते थे और ठंड में भी पढ़ते थे। पैरों के नीचे गर्म पत्थर रख दिए जाते थे। उस वक्त यह जानकारी मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से ली है। ठीक उसी तरह से जैसे 2020 की महामारी के वक्त छात्र अमिताभ कुमार के तंबू कक्षा में बैठे हैं और प्रोफेसर साहब महामारी साहित्य पढ़ा रहे हैं। 1907 में अमेरिका में यह प्रयोग सफल हो गया था। कोई भी बच्चा टीबी से संक्रमित नहीं हुआ। 2 साल के भीतर वहां 65 ऐसे ओपन एयर स्कूल खुल गए। मगर यह कोरोना है, लेकिन टीबी तब कोरोना की तरह ही नई और घातक महामारी थी।
खुले आकाश में कोविड के संक्रमण का खतरा थोड़ा कम बताया जाता है, मगर खतरा तो है, इसलिए यहां देह से दूरी का भी पालन किया गया है। न्यूयॉर्क राज्य से दूर भारत में कश्मीर के युस्मर्ग में भी एक ऐसा ही क्लासरूम चल रहा है। शिक्षक अपने स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच जहां समतल जमीन है, वहां कम्युनिटी क्लास चला रहे हैं। बच्चों को खुली हवा में एक दूसरे से दूर बिठाया जाता है, पर यह सिर्फ बाहरी ढांचा है। अमिताभ कुमार अपने तंबू में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें भी हैं। दुनिया में कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। उन देशों के प्रयोग भारत में सीधे उठाकर नहीं आजमाए जा सकते। जैसे फिनलैंड में विकल्प है कि बच्चा स्कूल आए या ऑनलाइन पढ़ाई करे। ऑनलाइन पढ़ाई स्क्रीन से जुड़ी बीमारियां दे रही हैं, कई तरह के तनाव, विकार पैदा कर रही हैं। तो क्या महीनों, हफ्तों लगातार क्लास चले, या 2 हफ्ते क्लास हो, 4 हफ्ते क्लास हो और 1 हफ्ते या 3 दिन का ब्रेक हो? पर स्कूल और कॉलेज की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग होती हैं, आप एक में नहीं मिला सकते। इसलिए हम यहां अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट छात्रों को होने वाली समस्याओं और शिक्षक की चुनौती पर बात करना चाहते हैं अमिताभ कुमार से। तो हमारे साथ अमिताभ हैं और आप बाहर तंबू लगा चुके हैं अमेरिका में, और वो जगह के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। क्या इसलिए आपने बाहर तंबू लगाया है कि खुली जगह में कोविड के हिसाब से ज्यादा सुरक्षा हो? क्या सभी प्रोफेसरों ने इस विकल्प को चुना है, या सबके पास अपना अपना तरीका चुनने का विकल्प है? अमिताभ, यहाँ पर पहले रविश जी नमस्कार, मैंने बताइए रहुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग ही खत्म कर देनी है तरह से। जी बोली। हाँ, तो यहाँ पर करीब 40% लोग जो हैं वो हाइब्रिड टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि वो अपने क्लासरूम्स में बैठे हैं और कुछ छात्र आते हैं क्लास में और बाकी छात्र रिमोट ऑनलाइन पे हैं। 40%, करीब 50% जो है वो बिल्कुल रिमोट हैं, ठीक है, और 10 या 11% ही सिर्फ यहाँ पर टीचर्स हैं जो तंबुओं में आ गए हैं। हमारा एक सपना था भाई कि शांति निकेतन में जिस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर बाहर ही पढ़ाते थे लोगों को, हम भी बाहर बैठ के पढ़ाएं, और ये कैंपस भी बहुत खूबसूरत है। इसलिए हमारी बड़ी इच्छा थी कि भाई हम भी स्टूडेंट्स से बाहर ही मिलें, और वही हम कर रहे हैं। रोज 2 बार मिलते हैं इस तरह। पर अमिताभ, ये आपने अच्छा जिक्र किया रविंद्रनाथ टैगोर के पढ़ाने की शैली का, पर आप जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो छात्र को सामने देखते हैं और उसके चेहरे से कि हाव भाव से पता चल जाता है कि सपने में खोया है या आपके लेक्चर से ऊब गया है। एक कम्युनिकेशन बना रहता है। तो उस हिसाब से आप फिर से अपने लेक्चर को अरेंज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, बिना कुछ कहे भी ऑनलाइन। पर ऑनलाइन में ये सब नहीं होता होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो पुराने टूल्स थे, जो अनुभव थे पढ़ाने के, और ये ऑनलाइन टीचिंग में जो आपके अनुभव हैं, क्या आप 2-2 बार बदल रहे हैं? किस तरह के चैलेंजेस आए हैं आपके सामने? सही, चैलेंजेस कई लेवल के हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का है, कभी कभी स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आती है, या फिर कभी वाईफाई कनेक्शन थोड़ा बुरा होता है, या इस तरह की दिक्कतें होती हैं कभी कभी। मगर मेन चैलेंज जो लोग क्लास में भी पढ़ा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे हैं, उनके लिए चैलेंज ये है कि सामने जो हैं लोग, उनको तो आप देख रहे हैं, उनको आप समझ रहे हैं, उनकी क्या रिएक्शन है आप देख रहे हैं, लेकिन जो दूर है वो कभी कभी वीडियो से गायब हो गया या वो वीडियो ऑफ कर दिया, तो आप नहीं जानते हैं कि छात्र उस ओर है भी या नहीं। लेकिन रविश जी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे स्टूडेंट्स, और मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने महीने कैद होने के बाद वो लोग अब एक दूसरे के साथ हैं और अपने टीचर को सामने देख रहे हैं, और उससे जो एक तरह का, एक देखिए, मनुष्य तो एक सामाजिक जंतु है, और यहाँ पर समाज में फिर से प्रवेश करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है ना। ये मैं जानता हूँ कि भाई ये हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम इस देश में, इस जगह हो रहा है।
अमिताभ, आपसे बातचीत इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी और इंटरनेट संपन्न मुल्क में हैं। कुछ साल पहले हमने खबर पढ़ी थी कि गूगल की मदद से न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी ने कई हजार गरीब परिवारों को लाइब्रेरी हॉटस्पॉट दिया था। एक छोटा सा बक्सा था जिसे वो अपने घर ले जा सकते थे, लाइब्रेरी की सुविधाओं को एक्सेस कर सकते थे। भारत में तो ना जाने लाइब्रेरी का पता है ना इस तरह की सुविधाओं का। तो क्या आपके कॉलेज में भी इस तरह के छात्र आते हैं? चैलेंज है कि कुछ छात्र इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, उन्हें लाइब्रेरी की सुविधाएं वो लोग कैसे हासिल करते होंगे? जी, ऐसे कई छात्र हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में जिन लोगों को कंप्यूटर वगैरह, यहाँ पर तो ये ज़रा क्या कहूँ, ये $70,000 तो कम से कम एडमिशन में लगता है यहाँ पर ईयरली ट्यूशन। तो और जिनको असुविधा है उनको फाइनेंशियल एड या आर्थिक मदद दी जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है। यहाँ मेन वो मैं समझ सकता हूँ कि बिहार में हो सकता है या कहीं और हो सकता है। यहाँ पर मेन असुविधा है कि भाई ट्यूशन में पढ़ाई के लिए और फिर डॉर्मेट्री में रहने के लिए जितनी पैसे की ज़रूरत होती है उतना पैसा उनके पास है नहीं। तो कई छात्र यहाँ पर हॉस्टल में रहने के बजाय ऑनलाइन टीचिंग के लिए उन्होंने चूज़ किया है। क्योंकि उनके लिए आसान है अपने घर में अपने माँ बाप के पास रहना इस समय और ऑनलाइन रिमोट लर्निंग करना। तो ये यानी कि इकोनॉमिक पॉलिटिक्स उस तरह से यहाँ पर खेली जा रही है। पर क्या जिन छात्रों ने ऑनलाइन का विकल्प चुना है, क्या उन्हें कम फीस देनी पड़ रही है? जी हाँ, क्योंकि उनको फिर यहाँ पर डॉर्मेट्री में रहने का, खाने पीने का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और कोविड के समय आप जानते हैं यहाँ पर करीब 13%, कम से कम एक समय ऐसा रहा कि 13% अनएम्प्लॉयमेंट हुई, बेरोजगारी हुई। तो परिवारों में इनकम भी कम हो गया है और उसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो, मुझे कल ही एक बच्ची का एक ईमेल मिला, उसने पूछा कि भाई आप क्या मेरे लिए चिट्ठी लिख सकते हैं ताकि मैं ट्रांसफ़र कर सकूं, वहाँ के लिए मैं पैसा हमारे पास नहीं है। तो वो तो है यहाँ पर आर्थिक एक तरह से मजबूरी लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। और ऑनलाइन टीचिंग सबसे बेहतर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन वो एक तरह से उनको पैसा बचाने के लिए वो ठीक ही चीज़ है। अमिताभ, ये एक सवाल ये ज़रूरी इसलिए भी था कि दुनिया की कई बड़ी लाइब्रेरी ने अपनी किताबों को ओपन सोर्स कर दिया है, जैसे कैम्ब्रिज हैं, ऑक्सफोर्ड हैं। आप भारत की कल्पना कीजिए, छपरा, मोतिहारी, बेतिया की बात कर, आपको मैं डराना नहीं चाहता अभी, लेकिन वहाँ के युवाओं को किताब ही नहीं है, ऑनलाइन लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है, जो फिजिकल लाइब्रेरी है उनकी हालत ख़राब है। तो वो एक तरह से उस तरह के युवा पढ़ाई से दूर हैं। क्या ऐसी स्थिति की कल्पना आप अमेरिका में कर सकते हैं? और अगर है तो इन चैलेंजेस, चुनौतियों को किस तरह से निपटा गया है? अलग अलग किस तरह के किस्से सामने आए हैं? देखिए, यहाँ पर जैसे जब पैंडेमिक जब शुरू हुई तो कई यूनिवर्सिटी प्रेसेस ने अपने सारे किताबों को ऑनलाइन कर दिया, ताकि समझिए कि उस तरह से कि एक तरह से एक सामाजिक रिस्पॉन्स हुआ कि भाई अगर इस तरह की स्थिति आ गई है, ये इमरजेंसी है, तो किस तरह से हम लोग लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। एक छोटा नमूना ये भी हुआ कि पैंडेमिक के समय लोग जैसे अपने अपने घरों में हैं, तो बुक क्लब्स, ऑनलाइन रीडिंग, ऐसे ग्रुप्स को भी बढ़ावा मिला। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, वो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि इसका कोई भी कंपैरिजन किया जाए बिहार से या किसी देश में। कल ही मैं रेडियो पे सुना, यहाँ पर किसी वैक्सीन इंस्टीट्यूट के मेडिकल चीफ बता रहे थे कि अभी जो वैक्सीन की इजाद की गई है उसको बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। तो उसने कहा
कि भाई जिम्बाब्वे में या बिहार के गांव में ये वैक्सीन कैसे काम आएगा। यानी कि मैं कहना ही चाहता हूं कि यहाँ पर अमेरिकी दिमाग में भी बिहार का एक जगह है, लेकिन बिहार एक जगह है उनके इमेजिनेशन में, उनकी समझ में, और वो ये एक लिमिट केस बिहार को समझ रहे हैं। यानी कि समझ रहे हैं कि ये सुविधा यहाँ तो है, लेकिन बिहार जैसे जगह में ये कैसे पहुंचेगा। हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ जो सुविधाएं हैं उनका फायदा उठाकर ये निश्चय किया कि भाई टेंट में पढ़ाई हो। अगर आप टेंट में देखेंगे, और यहाँ पर तो कंप्यूटर है प्रोफेसर के लिए, स्टूडेंट कंप्यूटर लेके आ रहा है, वाईफाई की अरेंजमेंट है, माइक्रोफोन है, अलग अलग माइक्रोफोन है ताकि बच्चों की आवाज़ टीचर तक जाए, रिमोट जो स्टूडेंट्स हैं उनको आवाज़ जाए, और प्रोफेसर की जो आवाज़ है वो भी सभी के पास जाए। तो ये सब चीज़ें अब सहरसा के गांव में कैसे मिलेगा भाई। पर जब आप टेंट में पढ़ाते हैं अमिताभ, तो क्या अमेरिका में भी पछुआ बहती है या पूर्वा बहती है? हाँ, माने समझिए कि अभी तो पहले तो ये नोट कर लिया जाए रवीश जी कि जगजीत सिंह को बहुत दिन गाना सुनते थे हम कि हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद रे। तो हम तो अभी दिन में यहाँ पढ़ा रहे हैं, और अभी आप पर और एनडीटीवी के ऑफिस पर हल्की चांदनी शायद छाई होगी। तो और माने लेकिन यहाँ पर जो हम बाहर पढ़ाते हैं तो अभी तो बहुत बढ़िया बहार है, और बहार बहुत इससे हमको बड़ा सूदिंग किस्म का है। और बाद में हम ऑफिस आवर्स, एक लेक है यहाँ पर, सनसेट लेक कैंपस पर ही, उसी के अराउंड हम भी घूमकर बच्चों से बात कर लेते हैं। मगर आप देख रहे हैं कि हम कोट पहने हुए हैं, 10, 15, 20 दिन में और भी ठंड बढ़ जाएगी, और फिर 1 महीने के बाद अब समझिए कि बर्फ गिरने की आशा या डर रहेगा। तो उस समय कैसे, किस तरह से वातावरण में यहाँ बदलाव आएगा, हम क्या करेंगे, हम खुद नहीं जानते। हम लोगों ने, जो टीचर्स हैं यहाँ पर, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि भाई हीटर सब आप लोग लगा दें, जब ठंड बढ़े तो हम लोगों को हीटर्स भी मिल जाए। तो अब भी एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब नहीं आया है। पर अमिताभ, ये टीचर की दुविधा हम समझ रहे हैं। मैं 2 सवाल आपसे जानना चाहता हूं इसके जवाब में, इस सवाल में कि क्या आपको लगता है कि कई लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं कि ऑनलाइन टीचिंग ही विकल्प है, यही सबसे अच्छा विकल्प है? और दूसरा कि जो स्टूडेंट है आपका, वो किस तरह के कंप्लेन कर रहा है रोज? क्या उसका कंसंट्रेशन या ध्यान बना रहता है? आंखें जलती होंगी, कोई ब्रेक नहीं होता होगा, कॉलेज की कक्षा के बाद फिर से ऑनलाइन पढ़ने चला जाता होगा, तो एक तरह की परेशानी भी होती होगी, उसे काउंसलिंग की, मनोचिकित्सक सलाह की जरूरत भी पड़ती होगी। हाँ, तो अभी पहली तो बात आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि ऑनलाइन टीचिंग, अब हम जो मेरे स्टूडेंट्स दूर बैठे हैं, हम लोग सभी लोग जूम का प्रयोग कर रहे हैं। अब जूम क्या है भाई? जूम शब्द पैंडेमिक के पहले हम तो नहीं सुने थे, लेकिन अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्टॉक प्राइस बढ़ती जा रही है। तो हाँ, ऑनलाइन टीचिंग अपने एक बिजनेस बन गया है। मेरे लिए हाउएवर, अब जब मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए ऑनलाइन टीचिंग एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमारे जो वो छात्र जो नहीं बात कर सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये उनके एजुकेशन का प्रोसेस चलता रहे। अब उनकी कंप्लेंट्स क्या है? जो सामने बैठे हैं, कभी कभी जो आवाज़ की रिवर्बरेशन होती है ना, जैसे जो रिमोट पे भी बोल रहा है, तो वो अगर माइक्रोफोन क्लास में तंबू के नीचे पकड़ता है तो कभी कभी एको वगैरह होता है, लेकिन उसको हम लोगों ने उसको हम लोग सुलझा दिए हैं। मेन कंप्लेंट जो दूर है, उनको तो उनकी आशा या उनकी चाह है कि वो क्लासरूम में ही मिलें। मैंने सोचा पहले कि अगर जब जाड़ा बढ़ जाता है, जब ठंड बढ़ जाती है, तो हम शायद क्लासरूम में जाएं, लेकिन सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग सिर्फ 1/3 मिलें क्लास पे, बाकी लोग रिमोट रहें। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं भाई, हम लोग बाहर ही मिलें, ठंड भी बढ़ जाए तो हम लोग बाहर ही मिलें। यानी कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो हो ना, वो हो। एजुकेशन का मतलब है कि एक सोशल इंटरैक्शन हो और सब कुछ ऑनलाइन ना हो। तो मैं तो
हम उसी की सपोर्ट में हैं। तो यानी आप कि यहाँ अपने स्टूडेंट को मिस करते हैं अमिताभ कि क्लास में टोका टोकी नहीं हो रही है, किसी ने क्लास के बाद आपको रोका नहीं है, कोई नोट्स जी, नहीं जी, दिया, कोई किताब आपके पास दौड़ा नहीं आया, मिस करते हैं अपने स्टूडेंट को? जो यहाँ है वो तो टोका टोकी कर ही रहा है, जो दूर है उसके अलग अलग दिक्कतें हैं। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट मेरा है, वो ब्राजील में है, ठीक है, अच्छा, तो उसको कुछ चीजें यहाँ जो हम ऑनलाइन रखे हैं या जिसके लिंक भेजते हैं, उसकी गवर्नमेंट वहां रोक देती है, इसलिए वो नहीं देख पाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो बीजिंग चाइना में है, तो जब मैं यहाँ 4 बजे आफ्टरनून में दोपहर के बाद, मैं 4 घंटे बाद जब का पढ़ा रहा हूं, तो बीजिंग में 4 बजे सुबह है, तो वो तो बहुत देर उसको जगना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने कहा है कि कई कई लेक्चर जो हैं वो एसिंक्रोनस कहते हैं, तो वो अलग टाइम में वो देख सकता है, रिकॉर्डिंग को देखे, मगर उसकी भी चाह है कि वो जरा पार्टिसिपेट करे। तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई जब अगर नींद तुमको ना आए तो पार्टिसिपेट करो। अमिताभ, ये भी इससे बात निकल कर आती है कि आप प्रोफेसर लोग या स्टूडेंट के जितने फीडबैक जमा होते हैं उसमें किस तरह की मुख्य समस्याएं आती हैं, उसका समाधान कैसे करते हैं? देखिए, आपने कहा कि 1/3 बच्चे टेंट के लिए आते हैं, बाहर तंबू के लिए, लेकिन अगर ये फॉर्मूला हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है। अगर 1/3 बच्चों के लिए भी क्लास का आकार बहुत बड़ा है तो वो 30-40 बच्चे हो जाएंगे। वो अगर जाएंगे तो फिर एक तो यात्रा की दिक्कतें हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। सही। पर फिर भी बहुत सारे लोग ध्यान से सुन रहे होंगे कि आप किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जैसे टीचर है, जैसे आपने कह दिया कि अच्छा निकालो चैप्टर 4 पे पन्ना नंबर 23 और पढ़ना शुरू करो, तो क्या इस तरह से ये टीचिंग का स्टाइल है? कैसे चेंज करते हैं? क्या चुनौतियां हैं आपकी? रवीश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पैंडेमिक में एक क्राइसिस है, और हमारी हमारी एक तरह से इमेजिनेटिव रिस्पॉन्स रही है कि भाई हम जब स्थिति इस तरह की है तो हम रोज एक नया समाधान कैसे चुनें, यानी कि कैसे एक साइंटिफिक बट क्रिएटिव रिस्पॉन्स क्या हो। आपसे आपके दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन सी वो देश हैं जहाँ पर कोविड का प्रकोप सबसे ज़्यादा है आज? अमेरिका है, भारतवर्ष है, ब्राज़ील है। यहाँ सारे लीडर्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलिस्ट हैं, जिनका विज्ञान में ज़्यादा ध्यान या फेथ नहीं है, जो कहते हैं कि भाई आप 9 बजे आकर थाली बजाइए, गो कोरोना गो कहिए। अब यहाँ पर इस कैंपस पर हमारी प्रेसिडेंट जो है वो एक ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि हम लोग साइंस का, हम लोग विज्ञान का एक उस पर फेथ रखेंगे और हम लोग मिलें, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपकी टेस्टिंग हो, आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, अगर आपको दिक्कत हो, अगर आपको पाए जाते हैं, आपकी पॉजिटिव रिजल्ट आती है तो आपको क्वारंटीन किया जाए वगैरह वगैरह। वो सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर। और हमारी अभी लास्ट 4-5 दिनों से कोई न केस आया है, और हमारे सिर्फ 2 एम्प्लॉई अभी तक इन्फेक्टेड हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी जगह, सबसे पहले अगर वैज्ञानिक रूप से, रैशनल तरीके से कोई प्रॉब्लम को अगर आप डील करते हैं तो आपकी दिक्कतें कम हो जाती हैं। हाँ, हम जो तंबू में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर कभी टेक्नोलॉजिकल कभी दिक्कतें हैं, और कभी कभी स्टूडेंट्स जो और जगह हैं उनको अब समय का या कनेक्टिविटी का वगैरह। लेकिन मेन बात हम लोग जब मिल रहे हैं उसमें, हम कल ही ये बात कह रहे थे अपने कॉलीग से कि मेन चीज़ है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मिलें, उनकी शिक्षा में कोई एक ऑब्स्टेकल ना आए, और वो शिक्षा उनकी कायम रहे, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। रोज दिक्कतें तो आएंगी ही, मेन चीज। पर आपने लेक्चर नोट्स, जैसे हम नहीं जानते कि आप लोगों के पढ़ाने का तरीका है, पर मैं हिंदुस्तान का उदाहरण देके आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रोफेसर साहब आए जी, और लेक्चर नोट्स देना शुरू कर दिए। क्लास में स्कूल टीचर है वो पढ़ना शुरू कर दिया। और क्या ऑनलाइन में ये सारी चीजों को आपने बदला है, मटेरियल को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है पहले से ज्यादा? देखिए, जी हाँ, की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर क्लास में, क्योंकि मैं साहित्य पढ़ाता हूँ और क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाता हूँ, हर क्लास में हमने एक
मेन तरह से जो सिलेबस को बदला है वो ये किया है कि हमने पैंडेमिक के बारे में लोग जो लिख रहे हैं, लेखक राइटर्स जो अपनी एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं, उसको हर वीक मैं ऑनलाइन जो हमारी साइट है मूडल साइट पे वो हम लोग डाल देते हैं, ताकि लोग पढ़ें कि और लोग अपने दिक्कतों को, अपने समाज को, अपनी दुनिया को किस तरह से उनका बयान कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि भाई उनके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। अभी आपके माइक में आवाज आएगा, लेकिन ये एक नोटबुक है, एक छोटी सी नोटबुक और पेंसिल आप हमेशा साथ में रखिए, और जो आप अखबार में, न्यूज़ में जो देख रहे हैं उसको आप लिखिए। तो जैसे कि मैंने पढ़ा भाई कि जॉर्ज ऑरवेल के बारे में कुछ बात हो रही, और मोतिहारी जो आपका भी बहुत जाना हुआ शहर है, तो मैंने उसके बारे में कुछ लिखना कल ही शुरू किया, मोतिहारी के बारे में कुछ लिख दिया। अब मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, छात्र को मैं कहता हूं कि भाई जो हमने सिलेबस में बदलाव लाया है, जैसे कि एक अच्छी यहाँ पर लेखक हैं जो नेशनल बुक अवार्ड पिछले ही साल उनको मिला था, उनका नाम है जैस्मिन वॉर्ड। उनके पति का देहांत हो गया और उन्होंने उस मौत के बारे में लिखा है, उनकी मृत्यु के बारे में लिखा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने वो जो डिस्पेयर फील कर रही थी, वो उनका जो एक ग्रीफ था, उसको उन्होंने जोड़ा है यहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन जो है, उनकी मौत जो हुई, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई वगैरह, उससे, ताकि उनकी जिंदगी, उनकी अपनी प्राइवेट ग्रीफ एक पब्लिक ग्रीफ से मिल जाए। और मैंने सोचा कि उसको मैंने पिछले ही दिन उसको रखा मैंने ऑनलाइन पे, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ें उसको और सोचें कि उनकी जो अपनी निजी दिक्कतें हैं उसको सामाजिक दिक्कतों के साथ किस तरह से जोड़ा जाए, ताकि मतलब आपको इतनी आज़ादी है अमिताभ कि आप अपना सिलेबस बदल सकते हैं, आप सिलेबस के गुलाम प्रोफेसर नहीं हैं। सही। ये देखिए, हम जानते हैं कि अभी कोविड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन की बात भारत में बहुत ज़रूरी है भाई। वहाँ पर तो हमारे शिक्षक जो थे वो नोट्स भी लाते थे, वो इस तरह लाते थे जैसे कि उसके जब उठाते अपने नोट्स खोलते थे तो उसके छोटे छोटे पन्नों के जो टुकड़े गिरते थे, क्योंकि वो इतने पुराने नोट्स थे। तो हमारी एजुकेशन जो है, नहीं वैसे बहुत सारे शिक्षक रोज नए नोट्स अपडेट करते हैं, पर फिर भी हाँ वो सही बात है। मैं कई लोगों को जानता हूँ उस तरह के भी हैं, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा था। और लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि एक नए तरीके से हर रोज जो हमारे कॉलेज के गेट के बाहर जो हो रहा है, उससे उस जीवन से अपने जीवन को जोड़ा जाए और उसको समझा जाए। और इस तरह से कोविड-19 का जो प्रकोप रहा है और उससे सामाजिक बदलाव जो है, उससे हमारे स्टूडेंट्स उसके बारे में लिखें, सोचें, समझें। तो अच्छी बात है, पर येल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, मैंने कहीं पढ़ा कि वो मांग कर रहे हैं कि सबको पास कर दीजिए। हाँ, इस सेमेस्टर में किसी भी कोर्स में फेल ना कीजिए। स्टूडेंट ने कहा कि सभी अलग अलग बैकग्राउंड से, परिवेश से आते हैं, तो ऐसे में उम्मीद करना कि सब एक लेवल की पढ़ाई करेंगे और आप इम्तिहान लेकर नंबर देंगे, ये ठीक नहीं है। तो आप सभी छात्रों को P फॉर पास लिखकर अगले सेमेस्टर में भेज दीजिए। आपने इस तरह की कैसी कैसी आवाजें सुनी हैं? यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में मीटिंग हुई पिछले सेमेस्टर, जब पैंडेमिक का प्रकोप शुरू हुआ और बच्चों को बीच सेमेस्टर में ही घर भेज दिया गया। तो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स ने ये सोचा कि भाई यहाँ पर वही जो आप P फॉर पास कर रहे हैं वो कायम कर दिया जाए। मेजॉरिटी ज़्यादा लोग इससे सहमत थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इससे दिक्कत थी। देखिए, यहाँ से अगर आपको येल या हार्वर्ड या प्रिंसटन में जाना हो तो ये ज़रूरी रहता है कि भाई आपकी ग्रेड लेवल जो है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट हो सके। तो जो बच्चे अच्छा कर रहे थे, उनका कहना था कि हमें आप ग्रेडिंग करें ताकि हमें 4.0 जो सबसे हाईएस्ट एवरेज है वो हमें मिल सके। तो उनकी आर्गुमेंट थी कि भाई हमारे भविष्य से खेला जा रहा है जब आप सिर्फ P दे रहे हैं, क्योंकि हम तो अपनी एवरेज इंप्रूव करने वाले थे। तो फिर जो यहाँ पर तय ये किया गया कि जिनकी चाह ये थी, ये डेमोक्रेटिक जगह है, इसलिए अब सोचा गया कि भाई जिनकी चाह ये थी कि भाई उनको ग्रेड दिया जाए, उनको ग्रेड दिया जाएगा, और जो ऐसे भी सेटिस्फाइड हैं, सो संतुष्ट हैं कि सिर्फ P से, तो उनको P दे दिया जाएगा। क्योंकि ये पूरे इस देश में सभी लोग जानते हैं
कि क्या हो रहा है और कैंपसेस में क्या दिक्कतें हैं। इसलिए हमारे केस में तो कल एक बच्ची ने अपना फॉर्म गलत भरा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उन्होंने कहा कि भाई ये तो लेट हो गया। तो मैंने कहा कि अभी अगर कोई किसी ने किसी का खून नहीं किया हो तो हम बाकी सब कुछ माफ कर रहे हैं। तो मेरा तो वही पॉलिसी है। अच्छा अमिताभ जी, एक बात बताएं तो भोजपुरियो बताएं। हाँ जरूर जरूर। घर से फोन आई लो कि ठंडा में बैठल अरे रहो, बाप रे बबुआ बाप, तनी पाला मार मैंने बुझी कि मफलर रखल कान नहीं खा तोपलो, यही तरह पढ़ावत रहो अमेरिका में। हाँ, अब बुझी कि रवा ई भोजपुरी में जब बोले लगनी तो सडनली हमरा लागल कि कहीं गांव में बैठल बानी, मूढ़ी और बढ़िया मटन के कबाब खाते नहीं, या चाहे भोर भइल बा और भोरे भोरे दही चूड़ा खाते नहीं। वैसन वही मिठास राउर बतवा से वही मिठास हमरा पास आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कुमार। भोजपुरी में अमिताभ ने यही कहा कि गांव की याद आ गई, सुबह के नाश्ते की याद आ गई, दही चूड़ा की, अच्छे मटन की याद आ गई, जो खाने हैं गांव घरों के उसकी याद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। अब हम लेते हैं एक ब्रेक। नमस्कार। दरभंगा में एम्स बनेगा, हुआ हंगामा, छपी हेडलाइन। लेकिन वहां पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी क्या हालत है। 2016 में केंद्र सरकार ने डीएमसीएच में कई विभागों की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना पास की। इमारत बन रही है। इस योजना को 2018 तक में पूरा हो जाना था, अभी तक योजना पूरी नहीं हुई है। बिल्डिंग बन रही है, डॉक्टर नर्स वगैरह भी तो चाहिए, उसकी नियुक्ति का रिकॉर्ड बुरा है। राजनीति इमारत बनाने को विकास कहती है, चुनाव में चल जाता है। इसी साल मार्च में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 50% डॉक्टरों के पद खाली हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में भी 40% डॉक्टरों की कमी है। अब एम्स को लेकर राजनीति हो रही है। भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश के एम्स में ही फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर मिलाकर 20,000 पद खाली हैं। ये पिछले साल का डेटा है जो हिंदू बिजनेस लाइन में छपा था। तो डॉक्टर मत रखिए, नर्स मत रखिए, अस्पताल की बिल्डिंग बना दीजिए, कई साल उसी में लगा दीजिए, इलाज होता रहेगा, वोट मिलता रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के गेट से आप अंदर की हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंदर जो है वो इलाज करने वाला नहीं, बीमार करने वाला है। हालात सुधरने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2018 तक बन जाना था, वो 2020 में भी बने ही जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने इसके लिए 30 जून 2020 की तारीख तय की थी और पोर्टल पर इसकी तारीख 31 अक्टूबर 2020 दिख रही है। इस समय लगभग 170-75 के बीच में लेबर है और कार्य तेजी से चल रहा है। ऑलमोस्ट कार्य की फिजिकल प्रोग्रेस जो है वो 75% पे है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुल 8 विभाग हैं, जिनमें हर एक में फिलहाल 20-20 बेड होंगे। 50 बेड का आईसीयू होगा। इस पर 150 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। 4 वर्षों से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, कुछ विलंबित हुआ है, परंतु अब ये निर्माण कार्य पूरा होने पर है। इसमें 210 बेड का ये अस्पताल है, जिसमें 8 सुपर स्पेशलिटी विभाग संचालित होंगे। कुल लागत इसकी 150 करोड़ की है, जिसमें 85 करोड़ भवन निर्माण के मद में और शेष 65 करोड़ की राशि संयंत्र एवं मशीनों की खरीद के लिए।
जल्द ही ओपीडी शुरू करने की योजना है। हालांकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन दावे मशीनें लगने के भी हो रहे हैं। सीटी स्कैन का अभी हम लोग जो इंस्टॉलेशन होना है सीटी स्कैन का, उसमें तकरीबन 1 महीना का समय लगेगा। इंस्पेक्शन हो गया है, पेपर वगैरह साइन हो रहा है, उसके बाद इंस्टॉलेशन होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल बनकर तैयार भी हो गया तो क्या इसका असली मकसद पूरा हो सकेगा, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की भयंकर कमी है। फिलहाल जो 628 पद मंजूर हैं, उनमें से 230 पर ही बहाली है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मरीजों की इलाज करना तो दूर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपनी सरकारी उपेक्षा के कारण अब खुद ही बीमार हो चला है। लेकिन देखना यह है कि जितने बड़े बड़े सरकारी दावे किए गए हैं, आखिर उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा। दरभंगा से प्रमोद गुप्ता के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।